गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग के भाई, जल्दी से लाइव आ जाएं सभी लोग। गुड इवनिंग नैना, गुड इवनिंग भाई, जितने भी लोग हैं। राम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। गुड इवनिंग देवव्रत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रिया। भाई जल्दी से लाइव आ जाएं भाई सभी। कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है बेसिकली आज। और तो बिल्कुल गौरव, गुड इवनिंग भाई। अभी बिल्कुल स्टार्ट करना है क्लास को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। बेसिक तौर पर आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने नीति आयोग और जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको कंप्लीट किया था। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज़ के बारे में। जो भी आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ काम करते हैं, यूएनओ, यूनेस्को है दुनिया के अंदर। इस तरह की और भी कई सारी एजेंसीज हैं जो कि वर्क करती हैं। इन सारी एजेंसीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, और इनके चेयरमैन, इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, और ये किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन। और इनसे जुड़े जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली तौर पर जो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप यूपीएससी या किसी अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वहाँ जब 2 या 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं, उसमें से 1 या 2 स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल हो सकती हैं, बाकी 1 या 2 स्टेटमेंट आपकी करंट से जुड़ी होंगी। आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पता होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई थी। और बिल्कुल मनीष, जो स्पीडोमीटर है बिल्कुल वो लगाया जा चुका है। अब स्पीडोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और बिल्कुल आप अपने ऐप को अपडेट कर कर इसी बिल्कुल स्पीडोमीटर यूज़ भी कर सकते हैं। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है अपने ऐप को, ठीक है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ख़ास तौर पर उन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप यूएनओ कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फंक्शन परफॉर्म करती है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, यानी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीद जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि वो यूएनओ कहलाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कहते हैं, यानी ये संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाने जाने वाली एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र की संज्ञा दी गई है इस पूरे संस्था को। बेसिक तौर पर इस कहानी को समझिएगा, क्योंकि मैं हर क्लास में यही बात आपसे कहता हूं कि जब भी हम बात करते हैं तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट तक पहुंचने के बाद आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में। बिल्कुल मनीष। और अब आपको ध्यान में रखना है कि जब ये यूएनओ बनाया गया तो दुनिया में ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बनी है, जब लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने लगा था। ऑफिशियली तौर पर तो आप जानते हैं 1945 में, यानी काफ़ी समय के बाद ख़त्म हुआ, लेकिन ज़्यादातर आप कह सकते हो कि 1941 और 42 के बाद से धीरे धीरे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति की तरफ जा रहा था। और उसी समय ज़्यादातर देश इस बात को मिलकर कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं इसको किसी तरह से कम किया जाए, यानी कि किसी तरीके से खत्म किया जाए, और तीसरे वर्ल्ड वॉर की जो संभावना है उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वो इसी पर्पस के लिए बनाई गई। तो बिल्कुल अमर, इस बात पर बिल्कुल ध्यान रहेगा। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा जरूर, मैं बताता हूं आपको।
तो उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम के जो व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने और उस समय यूके के, जिसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन कहा जाता है, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल नाम के दो व्यक्ति हो गए, एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो गए, एक विंस्टन चर्चिल थे। इन दोनों ने मिलकर एक अटलांटिक सी यानी कि एक बिल्कुल बैठकर ये फैसला करने की कोशिश करी, एक अटलांटिक चार्टर तैयार करा कि किस तरीके से दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, दुनिया में शांति हो, दुनिया में सुरक्षा होनी चाहिए, हर देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस में रह सके। इसके लिए जरूरी कि एक संगठन बनाया जाए ताकि सभी देशों को उसके अंदर जोड़ा जा सके और तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना को भी खत्म किया जा सके। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंक्रीज करना और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना। इसीलिए पूछा जाता है सबसे पहला सवाल कि इसका नाम यूनाइटेड नेशन किसके द्वारा सजेस्ट किया गया? ध्यान से देखिएगा। तो ये जो संगठन होगा उसका नाम यूनाइटेड नेशन रखेंगे हम। ये सजेस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर देखेंगे, वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यानी कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। इन्होंने इस टर्म को यूज किया था सबसे पहले। दूसरी बात आपको ये समझनी है यहां पर कि ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसको कहा और यूनाइटेड नेशन बनाने का जो प्रस्ताव था वो बिल्कुल लाया गया और उसके बाद इंटरनेशनल पीस को डेवलपमेंट करने, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने, सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को पहुंचाने के लिए ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई खास तौर पर। और जिस समय इसको फाइनल किया जा रहा था यानी कि 44 देश उस समय थे और बाद में बनते बनते 51 देशों के साइन हुए। जब इसको बनाया गया तो 51 कंट्रीज के साइन करने पर यह संगठन तैयार हो गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। और इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो ये 24 अक्टूबर 1945 को बना है। और आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को ही हर साल यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि 24 अक्टूबर को ये स्टैब्लिश हुआ है, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे बनाया गया है। और उस समय की अगर हम बात करें खास तौर पर इसके अंदर, तो जो 51 कंट्रीज थी उन्होंने उस पूरे लेटर को साइन किया था। और ये पूरा का पूरा लेटर जो साइन किया गया ये पोलैंड के अंदर हुआ था। पोलैंड जो कि आप जानते हैं कि रशिया का एक पड़ोसी देश भी है। तो जितने भी बड़े बड़े देश थे उनको इसके अंदर जोड़ा गया। और खास तौर पर आप याद रखेंगे इसके अंदर जब अलग अलग देश इंक्लूड होना शुरू हो गए इसमें, तो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो पूरा का पूरा यूएनओ है इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में बनाया गया है, यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो यूएनओ होता है इस यूएनओ के अंदर एक व्यक्ति जो कि इसका सेक्रेटरी कहलाता है वो इस सभी पूरे संगठन का हेड होता है। और याद रखेंगे कि शुरुआत में 44 थे, साइन करते समय 51 हो गए और आज की तारीख में 193 193 देशों का संगठन है। और जो सबसे बाद में जुड़ा देश इसके अंदर है यानी कि 193वां देश जो इसके अंदर इंक्लूड हुआ है उस देश का नाम है साउथ सुडान। तो बात समझ पा रहे होंगे ध्यान से कि साउथ सुडान जो है बेसिकली तौर पर इसमें इंक्लूड होने वाला आखिरी देश है जो लगभग 2011-12 के अराउंड में इसमें इंक्लूड किया गया है एक नई कंट्री के रूप में। और इसीलिए आपको इतना याद रखने की जरूरत है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि इस पूरे के संगठन के अंदर भारत को भी इंक्लूड किया गया। और आप जानते हैं कि भारत इसमें तब से ही इंक्लूड है जब से इस संगठन को बनाया गया है। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत यूएनओ में कब इंक्लूड हुआ तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि 1945 में तो भारत आज़ाद था ही नहीं, फिर कैसे हुआ? आज़ाद था या नहीं था, लेकिन एक देश पहले भी भारत था, देश आज भी भारत है, इसलिए भारत देश के रूप में जुड़ चुका था। और 1945 के अंदर ये बन गया भारत इसका, यानी कि स्थापना देशों में से भारत एक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है जो कि सचिव कहलाता है, सेक्रेटरी जनरल के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यानी कि इसके सचिव हैं वो सचिव हैं इस समय
एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल देश के हैं। ध्यान से देखिएगा, तो पुर्तगाल कंट्री के एंटोनियो गुटेरस हैं इसके चेयरमैन या सेक्रेटरी, जो कि 1 जनवरी 2017 को अपॉइंट किए गए हैं 5 साल के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है कोई भी यूएनओ का सेक्रेटरी, और 1 जनवरी 2017 से बने हैं एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के 5 साल के लिए। और ये टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये इस यूएनओ के आज तक के 9th सेक्रेटरी हैं, और एक सेक्रेटरी मैक्सिमम 2 बार रह सकता है, यानी कि कुल मिलाकर 10 साल रह सकता है, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो याद रखना है कि कितनी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कोई 2 बार ही बन सकता है, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, उसी तरह यूएनओ का सेक्रेटरी भी कोई 2 ही बार बन सकता है, लेकिन कार्यकाल तो हमेशा 1 बार का ही होता है, वो 5 साल ही बताया जाएगा। कुल मिलाकर 10 साल तक रह सकता है कोई व्यक्ति। तो एनुअल एंटोनियो कोस्टा नहीं है भाई, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एनुअल एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं ये। इससे पहले आपने नाम सुना होगा बांग की मून का, तो बांग की मून जो कि साउथ कोरिया के थे, लेकिन अब ये हैं एंटोनियो गुटेरस। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा यूएनओ काम करता है। और ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप को बिल्ड करने का काम करता है। और इस पूरे यूएनओ के अंदर एक बात ध्यान से देखेंगे, हर कंट्री कंट्रीब्यूट करती है, और उसी के बेस पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी रखी गई हैं। अगर हम यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो यूएनओ के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो 6 हैं, यानी कि इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं जो यहाँ पर डील की जाती है जिन भाषाओं के अंदर, वो आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि अरेबिक यानी अरबी है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, चाइना की भाषा जिसे मैड्रिन भी बोलते हैं मोस्टली, चाइनीज़ है। उसके बाद इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन, ये 6 भाषाएं हैं, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इन 6 भाषाओं को इसमें ऑफिशियली एंट्री दी गई है, यानी इसके अलावा जो भाषाएं हैं उनको यूज तो कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं आता एनुल, शशि थरूर का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके साथ ओवरऑल। तो स्पेनिश भाषा तक इसमें इंक्लूड की गई, पर हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं है, उसके जवाब में आंसर हिंदी को दिया गया। तो 6 भाषाओं में हिंदी का कनेक्शन नहीं है। फिर भी आप जानते हैं कि हिंदी में भाषण दिया गया इसके अंदर, और हिंदी में भाषण देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो जनता दल पार्टी के विदेश मंत्री थे उस दौर के, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया यूएनओ में जाकर। पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएनओ की, ठीक है, लेकिन इसमें भाषण दिया जा सकता है। साथ ही आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो यूएनओ है पूरा, इस यूएनओ के अंदर जो हर एक कंट्री अपना कंट्रीब्यूट करती है, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ के अंदर आप जानते हैं कि वो यूएसए है, और अकेले 22% कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ बजट का। तो यूएनओ का 1 साल का जो खर्च है उसका 22% हिस्सा अकेले अमेरिका देता है। अब सोचिए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज़्यादा पावर भी इसी के पास दी गई है यूएनओ के अंदर। खासतौर पर आप देखें तो यूएनओ के आज तक, ठीक है, 22% का अधिकार रखता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो अधिकार रखता है 0.737% का कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, यानी 22% के कंपैरेटिवली देखेंगे अगर आप 0.737% का ही कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह अगर दुनिया में रैंक बनाई जाए भारत की, तो भारत की रैंक दुनिया के अंदर यूएनओ में कंट्रीब्यूट करने में 24वें नंबर पर आती है। तो भारत 24वां सबसे बड़ा देश है यूएनओ में कंट्रीब्यूट करने वाला, जिसका कंट्रीब्यूशन है यूएनओ के बजट का 0.737%। बिल्कुल करंट के बेस पर आपको पढ़ना होगा। जो भी कुछ आता है यूएनओ कुछ भी करता है रिसेंट में, वो आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि करंट पर ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। मैं बिल्कुल बता चुका हूं आपको। और इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि यूएनओ कोई एक नहीं है, यूएनओ के अंदर 6 अलग अलग एजेंसियां हैं जो काम करती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यूएनओ इज अ ग्रुप ऑफ, या यूएनओ इज क्लासिफाइड इनटू 6 पार्ट्स। तो यूएनओ के कितने पार्ट्स हैं, यूएनओ कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो यूएनओ के फिलहाल
6 भाग हैं और वो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मणि भूषण, हाउ टू इंक्रीज इट इज, तो किस चीज की इंक्रीज की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन को, तो बिल्कुल मणि भूषण दोबारा से पूछ लीजिएगा आप अपने सवाल को। तो बिल्कुल जल्दी से बताइए यस और नो में, यहां तक की बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना, कुछ बताना चाहें, बिल्कुल जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मणि भूषण इंडिया, तो एनुअल में एक बार देखना होगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। शशि थरूर का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, कहीं तक भी नहीं पढ़ा मैंने उनके बारे में पर्सनली। मैं बिल्कुल एक बार चेक करूंगा जरूर और फिर बात करूंगा एनुअल इसके बारे में। तो बिल्कुल इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर्स में से है बिल्कुल इसके अंदर, और 1945 से ही भारत इंक्लूड है इसके अंदर। तो बिल्कुल सूरज नोट्स भी जरूर मिल ही जाएंगे। तो ये हिस्सेदारी है मणि भूषण इंडिया की इसके अंदर 0.737%, ठीक है, जो यूएनओ का पूरा बजट है उसके अंदर। तो स्टार्ट में कितना कंट्री था? तो 51 कंट्री सी, जब इसको स्टैब्लिश किया गया 51 देश थे। जब इसको पास किया जा रहा था तब 44 थे, लेकिन बनाते समय इसमें 51 थे। तो 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स, और उसमें से भारत भी एक शामिल है। आगे ध्यान से समझिएगा बात को। ये जो पूरा का पूरा यूएनओ है, एक्चुअली यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि यूएनओ के अंदर मैंने कहा कि 6 अलग अलग बॉडीज हैं जो कि वर्क करती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं या 6 पार्ट्स हैं यूएनओ के। बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर एनुअल, और बाकी बिल्कुल ये एक दिन में एक बार में बिल्कुल कंप्लीट करके ही चलेंगे हम इससे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ हमने जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह से इसका भी डिस्कशन हमें करना ज़रूरी होगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो 6 पार्ट्स हैं, तो इंडिया की रैंक नहीं आती है भाई, सूरज इसके अंदर रैंक नहीं है ये, ठीक है। तो रैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मेंबर है, सभी मेंबर की तरह से हैं। इंडिया की रैंक तब बढ़ेगी जब इंडिया ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन आप सोचिए ना, ये कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा मुश्किल है भारत के लिए। भारत का खुद का बजट घाटे का है, भारत फिर भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है भारत के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, पावर के लिए कंट्रीब्यूट करना ही होगा, इसलिए उधार लेकर ही करे, लेकिन कंट्रीब्यूट करता है भारत। ध्यान से देखिएगा, आगे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जो पहला पार्ट है यूएनओ के अंदर, बेसिक तौर पर आप उस पार्ट को जनरल असेंबली कह सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल असेंबली है जिसे हिंदी में महासभा कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो महासभा क्या है? एक्चुअली महासभा का मतलब यह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इशू सॉल्व करना हो तो एक मीटिंग की जाती है, उसी तरह यूएनओ की जो 193 देश हैं, यानी यूएनओ के अंदर ये सभी देशों की 193 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर कंट्री का जो प्रतिनिधि है उसको बुलाया जाता है मीटिंग के अंदर, और 193 देशों के रिप्रेजेंटेटिव की एक मीटिंग की जाती है। एनुअल मीटिंग है, ये हर साल होने वाली मीटिंग है जो कि न्यूयॉर्क में कंडक्ट की जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जनरल असेंबली क्या है? ये एनुअल मीटिंग का नाम है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये मीटिंग कहाँ कंडक्ट की जाती है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में की जाती है, और फिर इस मीटिंग का एक व्यक्ति को चेयरमैन चुन लिया जाता है। थैंक यू गर्ग। तो एक व्यक्ति को इसका चेयरमैन चुन लिया जाता है इस पूरी मीटिंग का। तो 1945 में पहली मीटिंग हुई, और 2019 की बात मैं अगर करूं तो ये 75
75वीं एनुअल मीटिंग थी इसकी, और इस 75वीं एनुअल मीटिंग की जो हेड बनी थी वो कौन थी, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाने के लिए, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 2019 जनरल असेंबली की जो हेड बनी है, जो चेयरमैन बनी है, जो 1 साल के लिए होंगी क्योंकि एनुअल है, अगले साल फिर किसी एक को चेयरमैन चुना जाएगा। तो जनरल असेंबली का मतलब महासभा है, इसमें इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं डिफरेंट इश्यूज में। नरेंद्र मोदी इसमें कई बार जा चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और इस बार भी गए थे जहां पर इमरान खान ने भी बात रखी थी और नरेंद्र मोदी ने भी बात रखी थी अपनी, और इस तरह के इश्यूज यहां पर हमेशा सॉल्व किए जाते हैं। इस बार की जो हेड हैं एक्चुअली उनका नाम है तिजानी मोहम्मद, और ये तिजानी मोहम्मद नाम की जो महिला हैं बेसिक तौर पर ये नाइजीरिया देश की हैं, ये इस बार की मीटिंग की हेड हैं। अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर, तो जब 1953 की मीटिंग हो रही थी तो उस 1953 में होने वाली एक्चुअली 8वीं एनुअल मीटिंग थी। उस 8वीं एनुअल मीटिंग की जो हेड बनी थी वो थी भारत की विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा गया है। विजय लक्ष्मी पंडित किस चीज़ की अध्यक्ष बनी थी? तो ये यूएनओ की अध्यक्ष नहीं बन पाई थी, क्योंकि यूएनओ के तो सेक्रेटरी नो ही बने हैं आज तक, लेकिन यूएनओ का जो एक पार्ट है जनरल असेंबली, उसकी हेड जरूर बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है। तो आज तक 75 मीटिंग हो चुकी हैं जनरल असेंबली की, और सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इसका पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 1 साल में 1 बार होती है। और ये हमेशा याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो होती है वो सितंबर मंथ में होती है, सितंबर मंथ के अंदर ही होती है ये हर बार। तो सितंबर मंथ में ये मीटिंग शुरू होती है बेसिक तौर पर, जो कि एक एनुअल मीटिंग है। बिल्कुल समझ पाएंगे आप लोग, और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में शांति तो लेकर आना ही है, और ये बिल्कुल सेटलमेंट करने का काम करता है। यूएनओ का पूरा बजट बनाया जाता है कि यूएनओ का बजट कितना है, अगले साल ये पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्च होगा। ठीक है, और इसी के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा एक एक करके वो सारे डिसीजंस क्या होंगे, लेकिन पहला पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो एनुअल मीटिंग है यूएनओ की तरफ से, उसे कहते हैं जनरल असेंबली। भाई गर्ग बिल्कुल देखिए, मैं करा सकता हूँ, उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ एक्चुअली, इसी वजह से नहीं दे रहा, अदरवाइज तो अवेलेबल है हमारे पास। तो अपडेट करके, क्योंकि सारा कुछ नया नया जोड़ना है उसके अंदर, हमेशा करंट अफेयर्स के साथ दिया जाएगा आपको। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं कल ही मिल जाएंगे आपको। चलिए भाई, दूसरा देखिएगा, एक है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद कहा जाता है जिसे। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि सुरक्षा परिषद है, यानी दुनिया के जितने भी सुरक्षा से रिलेटेड फैसले हैं, दुनिया के अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं जो कि किसी भी सुरक्षा से रिलेटेड हों अगर किसी भी कंट्री के, तो उन इश्यूज को सॉल्व करने वाली जो संस्था है, बेसिक तौर पर ध्यान दीजिएगा, उसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल में 193 देश नहीं होते, बहुत ध्यान से देखना है, 193 देश नहीं होते, उनमें से सिर्फ 15 देश होते हैं, सिर्फ 15 कंट्री होती हैं जो कि मेंबर होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। देखेंगे ध्यान से, लेकिन इस 15 में से 2 अलग अलग बातें याद रखनी हैं। 5 देश ऐसे होते हैं जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप होती है, जो कि इसके 5 देश परमानेंट मेंबर कहलाते हैं, और 10 देश ऐसे हैं जो कि इसमें टेम्परेरी मेंबर कहलाते हैं। यानी 5 देशों को स्थायी सदस्य और 10 देशों को इसका अस्थायी सदस्य माना जाता है। ये 5 परमानेंट मेंबर एक्चुअली कौन से हैं? जब यूएनओ बनाया जा रहा था यानी 1945 के दौर में, उस समय की जो बड़ी पावर थी, जो फोर्स, एलिट फोर्स कंट्रियां थीं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये जो देश थे, इनको एक पावर दे दी गई थी जिस पावर को वीटो पावर कहा जाता है। और ये वीटो पावर किसके पास होती है?
अगर ये सवाल बने तो आप बता सकते हो ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, जो कितने हैं फिलहाल 5 हैं। ये कौन है? इन्हें एलिड फोर्स, शक्तिशाली देशों की श्रेणी में रखा गया है। और ये बाकी के जो देश हैं वो भी हो सकते हैं इसके अंदर 10, इनका चुनाव होगा। और ये जो 10 देश हैं इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होगा, यानी हर साल में 5 नाम आएंगे और 5 हट जाएंगे। हर साल 5 नए होंगे, 5 पुराने, फिर अगले साल वो 5 पुराने जाकर फिर 5 और नए आ जाएंगे। तो 5-5 का रोटेशन चलता रहेगा, यानी एक मेंबर का 2 साल का टाइम रहेगा। अब ये कौन से 10 होंगे, यानी हर साल जो नए 5 होंगे वो कौन होंगे, इसका चुनाव जो होता है वो कहां होगा? जनरल असेंबली के अंदर होगा। तो परमानेंट को तो हटा नहीं सकते, परमानेंट तो परमानेंट है, उनका तो ना चुनाव होगा ना दोबारा सिलेक्शन होने वाला है, वो तो फिक्स हो गए। लेकिन टेम्परेरी का चुनाव हर बार होगा और ये जनरल असेंबली की मीटिंग में तय किया जाएगा इस बार के नए 5 देश इसमें कौन से जुड़ेंगे। कोई देश है जो दोबारा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन सवाल ये कि वीटो पावर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वीटो पावर एक्चुअली कैसी पावर है अपने आप में, देखेंगे ध्यान से। अगर कोई भी फैसला पास करना हो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, किसी देश पे प्रतिबंध लगाना हो सिक्योरिटी मुद्दे को लेकर, अभी जैसे कि आपने सुना था कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराना था, ये सारे फैसले सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होंगे। अब यहां पर फैसले का जजमेंट जो आना चाहिए 9/15 के रूप में आना चाहिए, यानी हर 15 देश में से 9 देश इसके लिए एग्री होने चाहिए। अगर ये 9 एग्री हैं किसी बात को 15 में से, तो वो बात मानी जाएगी, पास कर दी जाएगी। शर्त ये है इस 9 के अंदर वो 5 जरूर होने चाहिए जो परमानेंट हैं। अगर उनमें से एक देश भी मना कर देगा, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर ये 5 जो परमानेंट हैं इनमें से एक भी मना कर देगा और बाकी चाहे सारे यस कर दें, यानी कि आप ये कहो 10 के 10 टेम्परेरी वाले मान जाते और 4 परमानेंट वाले मान जाते, यानी कि 14 देश मान जाएं 15 में से, तो आप कहोगे तो बहुत बड़ी बात है, तो मेजॉरिटी से भी ऊपर चला गया अपने आप में। तो ये डिसीजन कोई रोकने वाला कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है। अगर ये एक टेम्परेरी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये एक परमानेंट है तो वीटो का मतलब ही ये होता है जब तक वो 5 परमानेंट राजी ना हो जाएं तब तक डिसीजन पास नहीं हो सकता। यानी एक चाइना ही था जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से रोक रहा था पाकिस्तान के मसूद अजहर को। भारत बार बार कोशिश कर रहा था, हर देश समर्थन में था भारत के, चाइना के अलावा। अब क्यों पास नहीं हो रहा था उसका रीजन क्लियर है कि चाइना के पास वीटो पावर है, चाइना को राजी के बिना फैसला नहीं होगा। लेकिन भारत ने इस बार चाइना को भी एग्री कर लिया था और जैसे ही एग्री किया तो ये डिसीजन पास हो गया और अब वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की श्रेणी में आते। और क्यों आता है वो व्यक्ति, तो उसका कारण मैं दूंगा, उसका बेनिफिट क्या मिला भारत को। अब तक वो पाकिस्तानी आतंकवादी के नाम से जाना जाता था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो चुका है। इसके बाद यूएनओ के बहुत सारे प्रतिबंध लग गए उस व्यक्ति पर और इस तरह दुनिया के तमाम देशों में आना जाना, फोर्स, उनको हथियार सप्लाई करना, किसी तरह का फंड प्रोवाइड करना, ये सब बैन कर दिया गया। अगर कोई देश उनके साथ किसी तरह की डील करता हुआ पकड़ा गया तो वो यूएनओ उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। ये चाहता था भारत, ताकि उनको लिमिटेशन में रखा जाए और भारत जैसे बड़े देश पर वो दोबारा से कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना कर सके। तो वीटो जिसके बिना कोई फैसला नहीं होता, इतनी पावर दे दी जाती है किसी एक देश को कि उन 5 का होना जरूरी है, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम परमानेंट मेंबर्स, यानी कि वीटो पावर। 2 पार्ट आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो भाई बात क्लियर हो रही है सभी को? आ रही है बात समझ में? अभी तक जो पढ़ाया गया सिर्फ उतना बता दीजिएगा, बाकी की बात हम आगे करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने, भाई कैसा है, समझ आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ नहीं कुछ बता तो दीजिए भाई। काफ़ी शांत लग रहे हैं। सैटरडे के दिन क्लास होती नहीं है अमूमन आपकी, तो आज सैटरडे है और आज आपकी क्लास हो रही है, इसीलिए क्योंकि आपके एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल इंडिया बन सकता है नैना, बट फिलहाल के लिए नहीं है, जब तक इसका अमेंडमेंट है। इसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है नैना, तो जब इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा तो बन सकता है भारत। यानी भारत बिल्कुल 6ठे नंबर पर है इसके अंदर, यानी दुनिया में अगर कभी किसी को पावर मिली तो वो भारत ही होगा।
लेकिन जल्दी इसके लिए देश एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहेगा कि उसकी पावर को कम करके किसी और को पावर दे दी जाए। बन सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सारे फैसले जनरल असेंबली में किए जाएंगे और इसके लिए दुनिया के बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ना होगा। और इसमें ज़्यादातर देश नहीं जुड़ते हमारे साथ। उसका रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका बहुत सारे देशों को पैसा प्रोवाइड करता है, चाइना बहुत सारे देशों की मदद करता है, और जो जिसकी मदद करता है वो उसके ही फेवर में बात करता है। तो बिल्कुल फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो बिल्कुल ये 5 कंट्री हैं वीटो पावर के अंदर: यूएसए, यूके, फ्रांस। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन अब यूएसएसआर के नाम पर आप रशिया का नाम लिखते हैं, रशिया और चाइना। ये 5 हैं दुनिया में जिनको वीटो पावर कंट्रीज कहा जाता है। तो भाई बिल्कुल एनुअल कोल्ड तो चलता ही रहेगा, क्या करें, क्लास भी ज़रूरी है। चलिए भाई, तीसरा पार्ट देखिएगा। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे आईसीजे कहा जाता है। आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम की एक संस्था है जिसे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सीधा सा मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हर एक देश के अंदर अलग अलग तरह के न्यायालय हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जब पूरी दुनिया की कोई ऐसा फैसला करना हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा अगर सॉल्व करना हो, या फिर जैसे कुलभूषण जाधव का केस था, वो इंडिया में सॉल्व होगा ना पाकिस्तान में सॉल्व होगा। ऐसे जितने मुद्दे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो 2 देशों के बीच के हैं, अब वो किसी एक देश में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर अगर ऐसा होगा तो वहां पर ये कहा जाएगा कि उस देश ने बायस्ड होकर डिसीजन लिया है। इसीलिए एक अदालत बनाई गई जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, और ये अदालत 1945 के अंदर बनाई गई थी, यानी यूएनओ के बनने पर यह अदालत बनी थी। और ये जो अदालत है ये हैग नाम की जगह पर है। हैग नीदरलैंड के अंदर एक जगह है। तो हैग नीदरलैंड में बना हुआ ये पूरा का पूरा कोर्ट एक अदालत है। भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह दुनिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और इसके अंदर अलग अलग देशों के टॉप 15 जस्टिस या 15 जज होते हैं। याद रखना, अलग अलग देशों के 15 जज होंगे। एक देश से 2 नहीं हो सकते कभी, हर देश का एक ही हो सकता है मैक्सिमम। अब याद रखिएगा, यहां पर ये जो 15 जज होंगे यहां पर जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन जज का जो टाइम होगा, इन जज का जो कार्यकाल होगा वो मैक्सिमम 9 साल का होगा। यानी जज की जो अपॉइंटमेंट है वो 9 साल के लिए की जाएगी यहां पर। यानी जैसे ही 3 साल होंगे, हर 3 साल के बाद 5 नए जज आ जाएंगे, 5 पुराने चले जाएंगे। फिर अगले 3 साल में फिर 5 नए आ जाएंगे, 5 पुराने जाएंगे। मतलब इसमें ये नहीं कि एक साथ 15 पॉइंट होंगे 15 हटेंगे, बल्कि 5-5 करके इसके अंदर लाए जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो 5-5 होते जाएंगे हर 3-3 साल के अंदर। जिसके भी 9 साल पूरे हो जाएंगे वो हट जाएगा उसमें से। तो 15 जज अलग अलग देश के होंगे, और उनमें से 14 नॉर्मल होंगे और एक सीनियर होगा उसमें। यानी एक को हम चीफ जस्टिस कहेंगे, बाकी को जज कहेंगे। तो इंडिया के इस समय अगर हम बात करें तो इंडिया का जज कौन है इसके अंदर, तो इंडिया के जज का नाम है दलबीर सिंह भंडारी। तो दलबीर भंडारी इस समय हैं इंडिया से, जो कि इसके अंदर एक जज की भूमिका में है। अब सोचिए, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि दलबीर भंडारी उन 15 जजों की गिनती में फिलहाल शामिल हैं और ये भारत से हैं। और इस समय अगर हम सबसे बड़े जज की बात करें तो वो हैं रॉनी अब्राहम, जो कि फ्रांस के हैं।
ये इस समय के चीफ जस्टिस हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं वर्ल्ड के लिए। और भारत ने भी एक बार ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जिनका नाम नागेंद्र सिंह था, ये इसके अंदर जस्टिस बने थे। और एक समय के बाद आप देखेंगे कि नागेंद्र सिंह 1985 से 88 के, यानी जब अपने 6 साल पूरे कर चुके थे, आखिरी 3 साल बचे थे, तो सीनियर 5 में से ये थे वो, और इनको उस समय चीफ जस्टिस बनाया गया आईसीजे का। मतलब भारत ने कोई सिर्फ जज की भूमिका तक नहीं, भारत इस कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की भी भूमिका निभा चुका है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो 3 साल के लिए ही बन सकता है कोई, क्योंकि वो टॉप 5 में से कोई एक इंसान बनता है। तो नागेंद्र सिंह हैं जो भारत के, वो इसके अंदर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फिलहाल दलबीर भंडारी हैं। अब ये देखना होगा कि आगे जाके चीफ जस्टिस बनते हैं या नहीं, या नॉर्मल जज रहकर ही 9 साल पूरा करके हट जाएंगे, तो ये फ्यूचर में हमें कंफर्म होगा। लेकिन इतनी बात आपको याद रखनी है, तो जितने भी फैसले कुलभूषण जाधव को लेकर आते हैं, वो सारे फैसले कौन सुनाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 15 जज अलग अलग देश के होंगे, और ये कौन होंगे, कौन से देश के लोग होंगे? 15 लोग। ये जनरल असेंबली, जो एक मीटिंग हर साल होती है, उसमें तय किया जाता है, फैसला किया जाता है। तो बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल सूरज, एनुल, नैना, के सोनू, सुब्रता, नैना, सभी बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बात आपको। देखिए, एक चौथा पार्ट इसके अंदर होता है जिसे इकोसॉक कहा जाता है। इकोसॉक का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी जितने भी इकोनॉमिकल फैसले हैं दुनिया के अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहा जाता है। ये इकोसॉक नाम की जो संस्था है, बेसिकली तौर पर आप देखेंगे, ये इकोनॉमिकल और सोशल डिसीजन लेने के लिए है, और इसके अंदर 54 देशों को मेंबर बनाया जाता है। यानी 193 में से 54 देशों को चुना जाता है इसके मेंबर के लिए, जिनका कि टेन्योर 3 साल का होगा। तो 3 साल के टेन्योर के लिए 54 देश हैं जो कि इकोनॉमिकल और सोशल डिसीजन लेने का काम करते हैं। और इसका मेनली काम आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि दुनिया में इकोनॉमिकल, सोशल और मानवता से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो इसके द्वारा पूरी की जाती हैं। इसी तरह एक एजेंसी और होती है जिसे आप कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे कि हिंदी में न्यास परिषद के नाम से रखा गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब है कि कोई भी नया देश जब आज़ाद होता है, बहुत सारे गरीब देश हैं जो इतने पावरफुल नहीं हैं कि आज़ाद होकर खुद को सरवाइव कर सकें। ऐसे देशों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कुछ देशों को ट्रस्टी बनाकर रखा जाता है कि जब तक वो इस कंडीशन में ना आ जाए कि खुद को मैनेज कर सकें, तब तक वो ट्रस्टी देश जो है वो उनको फंड प्रोवाइड करेंगे और साथ ही उनके पास जो सरकार है उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो दुनिया में ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट शुरू हुए दुनिया में, लेकिन अब कोई नहीं है, क्योंकि अब ये कहा गया अगर ज़रूरत हो तो करना है, अदरवाइज कि आपको यूएनओ की पावर के साथ ही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो न्यास परिषद, क्योंकि मोस्टली ये होने लगा दुनिया में कि जो लोग ट्रस्टी बनते थे ज़्यादातर वोटिंग उन्हीं को मिलती थी, क्योंकि जो उनको पैसा देता है जिन लोगों को, वो देश उन्हीं को सपोर्ट करते थे। सही स्टेटमेंट भी हो तब भी, गलत हो तब भी, क्योंकि अदरवाइज वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको मिलने वाला जो फंड है वो बंद कर देगा देश। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो बड़े बड़े देश थे खासतौर पर, वो ट्रस्टी की भूमिका निभाते थे किसी देश के डेवलपमेंट की कंडीशन में आने तक।
फिलहाल ये रोक दिया गया। इसके बाद एक आता है सेक्रेटेरिएट, यानी जो डे टू डे नेचर के वर्क होते हैं यूएनओ के अंदर, उनको करने के लिए जहां पूरा ऑफिस होता है, जहां हर देश के लोग बैठते हैं, जो सचिवालय के नाम से कहलाता है, सेक्रेटेरिएट कहते हैं बेसिकली। जो नया सेक्रेटरी होगा उसका चुनाव किया जाता है यहाँ पर, साथ ही डे टू डे नेचर के वर्क किए जाते हैं। तो 6 पूरे के पूरे पार्ट मैंने आपको बताए, और यही एग्जाम में आता है। 3 सही और एक गलत कॉम्बिनेशन के साथ आपको देके पूछेगा कि इसमें कौन सा पार्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल आप उसके बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो कुछ पूछेगा वो आप बता सकते हैं। तो भारत हर चीज का पार्ट है यूएनओ के अंदर। और भारत की तरफ से अगर ये पूछा जाए कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यानी प्रधानमंत्री तो मीटिंग में जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा इस सेक्रेटेरिएट के अंदर, यानी कि जो कुछ भी होता है भारत की तरफ से, उसको कौन भूमिका निभाते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। ये हमारे पहले बहुत सारे देशों के अंदर उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं। सैयद अकबरुद्दीन हैं, जो कि भारत के प्रतिनिधि हैं यूएनओ के अंदर। तो डे टू डे नेचर के वर्क होते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, और ऑफिसर्स जो है वो यहाँ बैठते हैं सेक्रेटेरिएट में। सचिव का जो बैठने की जगह सेक्रेटरी के वो सचिवालय है। डे टू डे वर्क होते हैं, सेक्रेटरी का सिलेक्शन भी किया जाता है यहाँ पर कि सेक्रेटरी कौन होगा। तो भारत की तरफ से कौन होगा? सैयद अकबरुद्दीन। तो ट्रस्टी होता है किसी चीज को हैंडल करने वाला। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका बैंक में खाता खुलवाओ, तो वो बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए तब तक उसका एक ट्रस्टी है जो उसके बिहाफ पर डील कर सकता है। ऐसे ही एक देश है जो कि गरीब देशों के ट्रस्टी बन जाते थे अमीर, उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल के रूप में देखा गया था। लेकिन फिलहाल इस तरह के देशों को अभी हटा दिया गया है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ने पर होगी, अदरवाइज कोई ट्रस्टी नहीं बनेगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई आप लोगों को। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यस नो भाई, कैसा रहा? काफी लोग आज मिस हैं, जबकि मैं बताकर गया था इसीलिए आपको कि कल भी क्लास होगी। रीजन पता नहीं, बड़ा मुश्किल है भाई। मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा हूँ आपसे आज के दिन, क्योंकि अगर क्लास हो रही है, अगर मैं स्टूडियो में अवेलेबल हूँ, तो आपको ज़रूर मैं बात करूँ आपसे, क्लास करूँ आपकी, ताकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, आप ज़्यादा एफर्ट्स कर सकें, ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो विजय, बिल्कुल विजय राजभर, बिल्कुल भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, बट आई नो वेरी वेल कि आप विजय राजभर हैं। और वेरी गुड इवनिंग। तो बिल्कुल कॉल्ड बहुत है। थैंक यू सुब्रता, सूरज। क्या इंडिया बिल्कुल मिल सकती है? ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती, बदलाव होगा जब, लेकिन बदलाव के लिए इंडिया को पावरफुल शो करनी होगी। तो प्रफुल्ल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मनप्रीत, डिब्बे डिब्बे बनाकर भेजा आपने, क्या है इसके अंदर? ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बिल्कुल विजय। तो बिल्कुल जुड़े हुए आप मेरे साथ, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, बताते रहिए समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं, जल्दी से बताइएगा मुझे। तो भाई बिल्कुल
तो बिल्कुल के ठंड बहुत है, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं आप लोग, बिल्कुल मैं भी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो बिल्कुल सूरज, के विजय, मनप्रीत, एवरीवन, क्लियर है बात आपको? दो तीन चीज़ें और समझेंगे आज की क्लास में। तो यूएनओ बहुत टाइम लेकर गया हमारा, क्योंकि मैंने कहा था हम छोड़ने वाले नहीं हैं आसानी से किसी भी चीज़ को, बिल्कुल जुड़े हुए हैं मेहनत के साथ। और आगे समझिएगा, नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो यूनेस्को के बारे में करनी है। तो यूएनओ का एक और पार्ट है अपने आप में, यानी कि यूएनओ से जुड़ी एक अलग संस्था है जिसे यूनेस्को के नाम से आप जानते हैं। इस तरह की और भी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन खासतौर पर मैं आपको यूएनओ से जुड़ी संस्थाएं ही बता दूंगा आपको पहले तो। भाई इंडिया को पावर शो नहीं करनी पड़ेगी जब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया जाएगा। जो यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होगा, और उसको चेंज करने के लिए ज़्यादातर देश ये बात कहेंगे तो होगा चेंज। अब इंडिया को ये बात कहलवानी पड़ेगी दूसरे देशों से, वो इंपॉर्टेंट है कि कब इसमें बदलाव करने की आवाज़ उठेगी, और जब उठेगी तो ही ये बदलाव शुरू होंगे। ठीक है, चलिए भाई यूनेस्को की बात हम कर लेते हैं। छोटी सी बात है यूनेस्को के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ये स्टेटमेंट जो है वो नाम है अपने आप में, इसलिए इंग्लिश में याद रखना है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हैं, उसके आगे की बात समझिएगा, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनेस्को कहा जाता है। बेसिक तौर पर अगर आप बात करें तो यूनेस्को के अंदर 1945 में ही यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया है। 1945 में ही यूनेस्को बनाया गया। जिस तरह यूएनओ पीस के लिए काम करता है, ये साइंस और कल्चर के लिए काम करता है। लेकिन इसका जो ऑफिस है वो पेरिस में है। पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस देश की, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी में इसका ऑफिस है। और ये यूनेस्को के अंदर बहुत सारे देश हैं जो कि इसके मेंबर के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनकी संख्या कुछ कम हुई है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं कि संख्या जो है वो इंक्रीज करती है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती है जब संख्या को डिक्रीज किया जाता हो। लेकिन फिलहाल आप बात समझेंगे तो यूनेस्को की जो संख्या है यहाँ पर 2 कंट्रीज इसके अंदर कम हो गई हैं, 2 कंट्रीज इसमें से अलग हो गई हैं। और बेसिक तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें से अलग होने वाले वो देश कौन से हैं, क्योंकि अब इसके अंदर 193 देश हैं। लास्ट ईयर की किताब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 195 195 देश नज़र आएंगे। वो 2 देश जो यहाँ से अलग हो चुके हैं, वो एक का नाम यूएसए है और दूसरे का नाम इजराइल है। एक्चुअली इसके लिए थोड़ी सी कहानी समझने की ज़रूरत है आपको। एक्चुअली आप जानते हैं कि इजराइल देश बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, और इजराइल के अंदर एक और स्थिति है जो कि यूनेस्को के रूप में काम करती है। और आप समझते हैं कि जो इजराइल के अंदर आता है उसे फिलिस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन कहते हैं। और आप ये भी समझते हैं कि फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में कई संस्थाओं ने हिस्सा माना है, और कई ने इसे फिलिस्तीन को इजराइल का ही पार्ट माना है। मेनली तौर पर हुआ क्या कि यूनेस्को ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी है, अपने मेंबर बनाया है, और फिलिस्तीन को भी एक मेंबर के रूप में, एक देश के रूप में जोड़ लिया। ये बात इजराइल को पसंद नहीं आई कि फिलिस्तीन को क्यों एक कंट्री के रूप में देखा गया, एक कंट्री क्यों माना गया। और इजराइल ने कहा कि अगर फिलिस्तीन का दर्जा नहीं हटाते यहाँ से तो हम अलग हो जाएंगे, हम इसका मेंबर नहीं रहेंगे। और इसके समर्थन में अमेरिका भी आ गया, और अमेरिका ने कहा हम भी अलग हो जाएंगे। ये दोनों ने कहा कि हम दोनों अलग हो जाएंगे अगर ये दर्जा नहीं हटाया गया जो कि फिलिस्तीन को दिया गया है। और इसके डेडलाइन दी इन्होंने 31 दिसंबर 2018। वो दिन खत्म हो गया, और उस दिन के बाद भी यूनेस्को ने कहा नहीं, ये कंट्री है अलग, और इस कंट्री के रूप में ही हम इसे देखेंगे, क्योंकि इसका अपना एक अलग बैनर होगा, अलग झंडे के रूप में ये शो करेगा अपने आप को। और जब ये डेडलाइन खत्म हो गई तो हमने फाइनली कह दिया कि ये दोनों अब इसकी मेंबरशिप को विड्रॉल कर चुके हैं, इससे अलग हो चुके हैं। और इस समय जो यूनेस्को है, इसकी जो हेड है उनका नाम है ऑड्रे अजोले। ये इस समय हेड है, इसकी डायरेक्टर कहा जाता है, बेसिकली डायरेक्टर जनरल कहा जाता है यूनेस्को के हेड को, जैसे यूएनओ में सेक्रेटरी कहते हैं। और ये फ्रांस की हैं, याद रखिएगा।
तो ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस से हैं वो इसकी हेड हैं इस समय। और ये पूरा यूनेस्को साइंस कल्चर के लिए काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यूनेस्को के अंदर अलग अलग देशों की हेरिटेज साइट्स को चुना जाता है। जो अलग अलग देश के विरासत स्थल हैं दुनिया के अंदर, उन देशों के विरासत स्थल को बचाए रखने के लिए उसको इंटरनेशनल लेवल पर शो करने का काम करता है यूनेस्को। और दुनिया के बड़े बड़े देशों शहरों को लिया जाता है, इसके अंदर उनकी विरासत स्थल को लिया जाता है। ये शुरुआत की थी, इन्होंने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट को 1983 के अंदर, और उसके बाद पहली बार जोड़ा गया भारत से। तो भारत के कुल कितने हैं तो याद रखिएगा, इंडिया से 38 हेरिटेज साइट हैं टोटल मिलाकर, याद रखनी है जरूरी। तो 38 हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के अंदर भारत की, इंडिया की। उन 38 में वो सारी आपको याद होनी चाहिए यूपीएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप 2-3 याद कर लें, 36, 37 और 38। अगर इतना भी कर लेते हैं, लास्ट 3 कौन सी जुड़ी हैं तो भी काम चल जाएगा आपका। जैसे 36वें के रूप में यहाँ एक जुड़ा था, वो अहमदाबाद सिटी है। तो अहमदाबाद शहर को चुना गया था, तो अहमदाबाद सिटी है जो कि इसके अंदर आता है। उसके बाद एक विक्टोरियन वॉल है मुंबई के अंदर, विक्टोरियन वॉल के नाम से ये चुना गया है। तो विक्टोरियन वॉल मुंबई में है, ये भी इसके अंदर चुना गया है। दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, इस तरह के हैं। और 38वें यानी कि लास्ट जो जोड़ा है वो जयपुर शहर को जोड़ा गया है। तो किस कंट्री से मैक्सिमम है सतीश, एक बार मुझे बिल्कुल देखना होगा इस बात के लिए। लेकिन भारत से कितने तो याद रखेंगे 38 हैं टोटल इंडिया से, जिसमें 2 शहर हैं, एक अहमदाबाद सिटी और एक जयपुर सिटी है। ये रिसेंटली इंक्लूड होने वाले देश हैं यूनेस्को के अंदर। तो साइंस कल्चर के लिए काम करने वाली ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनेस्को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि अमेरिका जैसा बड़ा देश इससे अलग हुआ है, अपनी मेंबरशिप को उसने विड्रॉल किया है। तो 31 दिसंबर 2018 को हट चुके हैं। आई थिंक रोम में, बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म नहीं है मुझे भी नैना, तो बिल्कुल एक बार देखना होगा इसके लिए। तो इसमें फिलिस्तीन भी इंक्लूड है, याद रखिएगा। इसी चर्चा का जो विषय वो फिलिस्तीन ही है। तो 193 देश इसके अंदर पूर्ण रूप से मेंबर हैं, कुछ अलग अलग से भी जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल समझ में आ रही है बात सभी को, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक संस्था जिसका नाम है यूनेस्को। तो एक यूएनओ और एक यूनेस्को। तो पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन हिंदी में कहते हैं, ये इजराइल के अंदर है। तो इजराइल के अंदर एक हिस्सा है जिसे पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन कहते हैं। फिलिस्तीन कहता है कि हम एक सेपरेट कंट्री हैं, और यूनेस्को कहता है कि नहीं, ये हमारा ही, ये यानी इजराइल कहता है कि ये हमारा ही पार्ट है। तो यूनेस्को को क्यों बनाया गया, बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये एजुकेशनल साइंस और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये संस्था को बनाया गया है। तो बिल्कुल आप एमकॉम बी एट और सीटेट भी हैं, बिल्कुल विजय। तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपने कमेंट किया। तो बिल्कुल मैं भी एमकॉम हूँ, मैं भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो लेक्चररशिप की पूरी एबिलिटीज़ है मेरे अंदर। बस मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं इस कंपटीशन फील्ड में हूँ, अदरवाइज़ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ मैं, ठीक है। तो अभी भाई सतीश 6-7 क्लास बाकी हैं अभी, और जल्दी है तो ख़त्म कर देंगे, बता दीजिए, वरना 6-7 क्लास तो मिलूंगा अपने हिसाब से कम से कम। भाई समझ में आ रहा है सभी को, बता दीजिएगा जल्दी से। तो बिल्कुल
सही, इससे ज़्यादा भी नहीं हो पाएंगी सतीश, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है अपने आप में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल लगभग आपको बिल्कुल लाइन पर ही पहुंचा कर छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ने वाला। जो भी ज़रूरत है बिल्कुल। तो नहीं भाई, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, लेक्चररशिप ही मेरा बिल्कुल एम रहा है हमेशा से, और उसी फील्ड में उसी डायरेक्शन में हूँ मैं अभी भी। ठीक है भाई, ये बहुत इतना जल्दी नहीं है एनुअल। अगर आप वक्त की बात करेंगे तो वक्त तो पूरा हो चुका है, जो आपको दिया गया था क्लास के लिए 45 आवर्स का टाइम दिया गया था, वो पूरे हो चुके हैं। हम तो एक्स्ट्रा ही डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर, बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल ब्यूटीफुली तो है सुब्रता, बट हर चीज़ की एक ड्यूरेशन भी तो होती है, अदरवाइज तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो जितना टाइम था उससे ज़्यादा ही होगा आपका, कम नहीं होने वाला। कि बताया कुछ और मिला कुछ, ऐसा नहीं है। बताया कुछ और मिला कुछ, लेकिन अच्छा ही मिलेगा आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, वरना टाइम चला जाएगा सारा बातें करने में। तो एक संगठन इसके साथ साथ काम करता है जिसका नाम है यूनिसेफ। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यूनिसेफ का मतलब आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन तो है ही, उसके अलावा इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो बच्चों के लिए खासतौर पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं दुनिया भर के अंदर, उसके लिए एक तरह की एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है यूनिसेफ। और तो उसमें याद रखेंगे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। और इस इमरजेंसी फंड के अंदर, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के अंदर आप देखेंगे ध्यान से कि इस संस्था को 1946 में बनाया गया, यानी कि जो खास तौर पर बात करती है चिल्ड्रंस के लिए। 1946 में बनाई गई ये संस्था का ऑफिस न्यूयॉर्क में है। देखिए सबके ऑफिस याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहले जो पढ़ा वो पेरिस में था। ये न्यूयॉर्क के अंदर ऑफिस है इसका। और इस समय 191 देश इसके मेंबर हैं। और अब तक जो पढ़ाया, भारत सभी का मेंबर है, यूएनओ का, यूनेस्को का, यूनिसेफ का। 191 देशों के संगठन का हिस्सा भारत भी है। और हेनरिएटा फोर जो इसकी हेड है इस समय, वो अमेरिका की हैं। उनका नाम है हेनरिएटा फोर, यूएसए से, अमेरिका से। तो बच्चों के लिए काम करने वाली ये संस्था है। खासतौर पर याद रखें इस बात में, एक जुड़ा हुआ सवाल जो पूछा जाता है इसके अंदर वो ये है कि यूनिसेफ को किस वर्ष में नोबेल प्राइज मिला था। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नोबेल्स प्राइज में से एक नोबेल प्राइज है अपने आप में। और जो नोबेल प्राइज है खासतौर पर वो अलग अलग कैटेगरी में मिलता है, जिसमें से एक कैटेगरी का नाम है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार। और ये नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, ये 1965 में 1965 वाले वर्ष में जो पुरस्कार था वो किसको मिला था? यूनिसेफ नाम की संस्था को दिया गया था। जैसे इस साल आप देखते हो इथोपिया के पीएम को मिला है, उस समय यूनिसेफ को मिला था 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार। तो बच्चों के लिए काम करती है ये संस्था। और अलग अलग वक्त में इसके अलग अलग डायरेक्टर रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, उनके नाम बदलते रह सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट की बात करूं तो मैं हेनरिएटा फोर जो कि अमेरिका की हैं वो इसकी चेयरमैन है। नाम से याद रखना, ये चिल्ड्रन के लिए काम करता है। और अब देखिएगा अभी 2019 के अंदर यूनिसेफ ने अपना जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, जो मानवता पुरस्कार है यूनिसेफ की तरफ का, यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को। याद रखिएगा, जो यूनिसेफ ने अपना मानवता पुरस्कार है वो प्रियंका चोपड़ा को दिया है। और हॉलीवुड में होने की वजह से आप देखते हैं वो बार बार सीरिया, अफगानिस्तान, इस तरह के देशों में विजिट करती हैं और वहाँ के लोगों के जाती हैं, उनसे मिलती हैं, बात करती हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। यही वजह है कि वो आज इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती हैं। और उनको इस साल का मानवता पुरस्कार दिया है यूनिसेफ ने 2019 का। बिल्कुल करंट अफेयर के तौर पर भी याद रखिएगा। तो यूएनओ में 193 कंट्रीज हैं, यूनेस्को में भी 193 हैं, लेकिन यूनिसेफ में 191 191 देश ही शामिल हैं।
ठीक है, बिल्कुल बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसीलिए मैं एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सेलिब्रिटी तो बिल्कुल सतीश जस्ट सेलिब्रिटी तो है, बट फिर भी जो करती हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ भी पे करती हैं अगर, और वो उनका सेलिब्रिटी का वहां जाना ही बहुत बड़ी बात है लोगों के अंदर, इस मोटिवेशन को हाई करने, इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, इसलिए वो बहुत ज़रूरी हो जाती है अपने आप में। ठीक है, ऐसे लोग का जाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो पूरी दुनिया में से कोई भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़े लोग हैं वो आइकॉन है पूरी दुनिया के अंदर, और उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए दुनिया में और भी एजेंसियां काम करती हैं। यूएनओ में सिर्फ ये नहीं है कि यूएनओ, यूनेस्को और यूनिसेफ, तीन ही जानते हो आप लोग भी, मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि इस काम को करती हैं। और याद रखिएगा एक संस्था इसी तरह की है जो काम करती है इसके लिए, उसका नाम है यूएनईपी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यूएनओ की ही पढ़ा रहा हूं मैं बार बार आपको। यूएनईपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी खास तौर पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पर बात करने के लिए एक संस्था बनी है यूएनओ की तरफ से, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और ये एनवायरमेंट प्रोग्राम देखिए खासतौर पर बना था 5 जून 1972 को। इसीलिए आप देख पा रहे हैं बार बार कि 5 जून के दिन कौन सा डे मनाया जाता है? इस दिन होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। उसका रीजन क्या है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि 5 जून के दिन ये बनी है, तो इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली ये जो संस्था जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, खासतौर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली जो संस्था है, अगर इसके हेड ऑफिस की बात की जाए तो वो नैरोबी के अंदर है। नैरोबी जो कि राजधानी है केन्या देश की, याद रखिएगा, नैरोबी राजधानी है केन्या देश की। और ये पूरा का पूरा इस संगठन को मैनेज करने का काम करती है। अलग अलग कंट्रीज इसका पार्टिसिपेशन करती हैं और इसकी मेंबर्स के रूप में वर्क करती हैं। और इसमें एक डायरेक्टर या चेयरमैन भी आप कह सकते हो बेसिक तौर पर। इसके जो डायरेक्टर हैं अपने आप, उनका नाम है अचीम या अशीम, जो भी पढ़ा जाए इन्हें, अचीम स्टैनर। तो अचीम स्टैनर खासतौर पर याद रखिएगा कि ये इसके प्रेजेंटली डायरेक्टर हैं और 100 से ज़्यादा कंट्री हैं इसके अंदर। ठीक है, स्पेशली तौर पर इनका नाम आपको याद रखना है कि अचीम स्टाइनर जो कि ब्राजील देश के हैं, वो इसका पार्ट है और भारत भी इसका मेंबर है। तो एनुअल यूएनडीपी तो यूएनओ के अंदर आता है, ये अलग अलग संस्थाएं हैं। तो यूएनडीपी अलग है और याद रखिएगा, तो अचीम स्टाइनर इसके प्रेजेंट में चेयरमैन का नाम है। तो बिल्कुल याद रखिए कि छोटी छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पर ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जहां कम की रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। इसी तरह देखिए एक संस्था जिसका नाम है यूएनडब्ल्यूटीओ। आज मैं सिर्फ यूएनओ की बात करने वाला हूं। यूएनडब्ल्यूटीओ नाम की एक संस्था है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक डब्ल्यूटीओ है खाली, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब यूएनडब्ल्यूटीओ कहा जाएगा तो ये वर्ल्ड टूरिज्म हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1957 में बनाई गई है। और इसका जो ऑफिस है वो मैड्रिड के अंदर है, यानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर इसका ऑफिस है। बहुत ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप सभी से, क्योंकि जिस तरह आपने पढ़ा अब तक, बिल्कुल एक क्लास में ख़त्म करने वाला नहीं हुए सारी एजेंसियां दुनिया भर की, क्योंकि इसको ख़त्म करने में ही 2 से 3 क्लास और या इससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है अपने आप में। तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये वर्ल्ड टूरिज्म है। बच्चे यही गलती करते हैं खास तौर पर कि वो इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला ही हिस्सा समझ लेते हैं, जबकि ये उससे कुछ अलग है अपने आप में।
तो ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो आबू धाबी है यूएई के अंदर, उसे सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है दुनिया की। और ये भी किसने चुना होगा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही चुना गया होगा। तो बिल्कुल याद रखने की चीजें हैं, इसी तरह याद भी रखनी होंगी। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब होता है? अगर इसकी बात करें, हम टूरिज्म डे की बात करें, तो आपको याद रखना है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल की 27 सितंबर 27 सितंबर को होता है। और इसे बनाया गया है डिफरेंट पर्पस के लिए। 10 मिनट, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा मैड्रिड के अंदर इसकी राजधानी है, अभी भी एक्टिव में है, वर्किंग में है। और ये भी यूएनओ का ही एक पार्ट है अपने आप में, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ ही होगी। बिल्कुल इसी तरह अंकटाड भी होता है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करता है, नाम से समझ लीजिएगा बिल्कुल। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खासतौर पर देखेंगे तो 158 देशों का संगठन है यूएनडब्ल्यूटीओ। 158 कंट्रीज हैं जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करती हैं। और इन 158 देशों की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, उसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रख सकते हो, मिस्टर जुरब उनका नाम है। और जो जुरब हैं यानी कि इसके जो हेड हैं जुरब, उनका संबंध किस देश से है वो भी याद कर सकते हो। तो जुरब इसके हेड हैं इस समय प्रेजेंटली। और याद रखिएगा कि ये एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन कंट्री का नाम आप याद कर सकते हैं। जॉर्जियन है यानी कि जॉर्जिया से हैं, और जॉर्जियन है, ठीक है, माफ देख लीजिएगा। तो बिल्कुल इसी तरह एक और संस्था है, तो वर्ल्ड टूरिज्म के लिए काम करती है ये। देखिए 5 पढ़ा दिए मैंने, और भी हो सकती हैं। इसी तरह एक देखिए संस्था का नाम है जिसे UNCTAD कहा जाता है, जिसे अंकटाड पढ़ते हैं। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली ये संस्था है जिसे कि अंकटाड के नाम से पढ़ा जाता है। 1964 में 1964 में ये संस्था बनी थी। और इसका ऑफिस जो है वो जेनेवा के अंदर है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक पार्ट है। देखिए सबके ऑफिस अलग अलग हैं, किसी का न्यूयॉर्क में है तो किसी का पेरिस में है, उसके बाद एक नैरोबी में आता है, तो एक मैड्रिड में आता है, और इसके बाद अब एक नया देखेंगे कि वो जेनेवा के अंदर आता है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक पार्ट है। तो अंकटाड आप समझ पा रहे हैं कि किसके लिए? ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए। तो दुनिया के तमाम देशों के अंदर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर इस संगठन को बनाया गया है, ठीक है। तो इसे अंकटाड पढ़ा जाता है, UNCTAD कहा जाता है। 1964 में बनी ये संस्था थी। और अलग अलग देश इसके मेंबर्स हैं, अभी भी एक्टिव है यानी कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। और मिस्टर मुखीसा जो हैं बेसिकली तौर पर केन्या के मिस्टर मुखीसा इसके डायरेक्टर हैं इस समय। और मुखीसा कितुई इसके डायरेक्टर हैं प्रेजेंट में, जो कि केन्या से बिलोंग करते हैं, इसके हेड हैं। और बहुत सारे देशों का ये संगठन है अपने आप में, जो कि ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग कि किस तरह से दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं और उनको किस तरह से बनाया गया है। बिल्कुल अपूर्वा। तो इनके नाम देखिए, नाम हिंदी में ही हैं, इंग्लिश में ही हैं, तो बिल्कुल विस्तृत रूप से ही होगा राम। ये पूरा ही टॉपिक होगा, एक दिन में कंप्लीट भी नहीं होने वाला आपका। और इसी तरह की एक और संस्था के बारे में मैं बात करूं, उसी तरह की एक नई संस्था आप जोड़ सकते हैं जिसे UNIDO कहा जाता है, यूनिडो कहा जाता है। UNIDO का मतलब है
तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई का मतलब इंडस्ट्रियल है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम की एक संस्था यूनिडो कहलाती है। और ये यूनिडो नाम की जो संस्था है, इसका ऑफिस अगर हम बात करें तो वो वियना के अंदर है। वियना जो कि राजधानी है ऑस्ट्रिया देश की। तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर आता है, उसके अंदर इंडस्ट्रियों के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए एक संस्था बनाई गई है यूनिडो के नाम से। और खास तौर पर इसमें यह बात याद रखने की जरूरत है कि जो यूनिडो नाम की संस्था है, ये 1966 में स्टैब्लिश की गई है। 1966 की ये संस्था है और दुनिया के तमाम देश इसके मेंबर हैं। और ख़ास तौर पर ये भी याद रखेंगे कि जो चाइना के ली योंग हैं वो इसके चेयरमैन हैं। तो ली योंग इसके चेयरमैन है और 1966 में संस्था बनाई गई जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और ली योंग नाम के व्यक्ति जो कि चाइनीज़ हैं वो इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। तो बिल्कुल एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष में हुआ, खासतौर पे वर्ष याद रखना है, डेट नहीं पूछी जाती। जहां डेट की रिक्वायरमेंट होगी वहां डेट भी बताई जाएगी, अदरवाइज वर्ष क्या है, उसका ऑफिस कहां पर है, प्रेजेंट में डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हेड, चेयरमैन जो कुछ भी है वो कौन है उस देश का, उसका मेनली पर्पस क्या है, कितनी कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूड हैं, भारत मेंबर है या नहीं है, ये कुछ बातें आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पता होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने कहा था जितना वक्त यूएनओ पर लगेगा इतना तो बाकी सब पर नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि यूएनओ एक नहीं है, एक यूएनओ है, उसके बाद 6 और हैं उसके अंदर। तो यूएनओ पढ़ते हैं तो 7 हो जाती हैं अपने आप में, उसके बाद अलग से भी मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो इतना सारा डिस्कशन किया है आज की क्लास में, तो बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। तो ये 7 ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पढ़ी हैं, यूएनओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी, यूएनसीटीएडी। तो बिल्कुल हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यूएनसीटीएडी, यूएनडब्ल्यूटीओ के नाम से, यूएनआईडीओ के नाम से, ये 7 अलग अलग हैं। जबकि यूएनओ के अंदर आपने जनरल असेंबली पढ़ा है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ा, ट्रस्टीशिप काउंसिल पढ़ा, सेक्रेटेरिएट पढ़ा और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी पढ़ा था उसके अंदर। तो वो भी 6 पार्ट याद रखने, उसके अलावा ये भी आपको याद रखना है। तो जल्दी से बताइए, समझ में आई ये बात? यहां तक आपको हर एक चीज आपको लिखित में मिलेगी, बिल्कुल टेंशन ना लें उसकी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको किस तरह से चीजें प्रोवाइड करता हूं और बिल्कुल ये प्रोवाइड हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है ये सारी चीजें अभी भी, एट प्रेजेंट भी। बस उसको अपडेट करूंगा मैं बैठकर और उसके बाद ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी, गारंटेड अवेलेबल हो जाएंगी 100% के साथ। तो कौन चीज किसके लिए है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5 मिनट बात कर लेते हैं हम लोग भी आपस में, क्योंकि बहुत समय हुआ, क्लास हमेशा चलती रहती है और भी कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल नैना, थैंक यू सो मच, आपने पढ़ा है ये भी अपने आप में काफी है। तो भाई मनप्रीत, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मनप्रीत एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री कहां पर सेटअप है, किसके लिए है, ये सारा भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है सर, आई वांट योर, आई थिंक ये कल होगा विजय, मुझे लगता है कि 29 तारीख, कल संडे है, कल यूजीसी नेट का एग्जाम होना है आपका। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा आशीर्वाद है भाई आपके साथ, बेस्ट ऑफ लक भी है, ऑल द बेस्ट भी है, अच्छे से दीजिए क्योंकि मोस्टली वहाँ पर यूएनडीपी अलग से बता दूंगा भाई मनप्रीत। तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनाता है, वो यूएनओ की एक अलग से बनाई गई संस्था है, वो अलग से नहीं, वो यूएनओ के अंदर ही काम करती है, इसलिए बता दूंगा मैं आपको ज़रूर।
तो चलिए, बात समझ में आई है आपको इतनी, ये भी काफ़ी है, आज की क्लास के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि अब हमारी मुलाकात मंडे होगी और इसी पर चर्चा हम बात करेंगे। उसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और WHO। कोशिश करूंगा 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में ही अगली क्लास कंप्लीट हो। आज की क्लास हमने कंप्लीट करी, उसके बाद एक और क्लास के अंदर बची हुई, जैसे कि ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सार्क, आसियान, AIIB। देखो सारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ तो एक एक लाइन वाली भी हैं, जैसे किसका ऑफिस कहाँ पर है वो तो आप भी करोगे, नोट्स चलो मिल जाएंगे आपको। जो कॉन्सेप्ट है समझाने वाला, दुनिया की 10-12 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या 15 तक मान लेते हैं दुनिया की बड़ी, वो बिल्कुल हो जाएगा। तो यूजीसी नेट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनुअल। तो सुब्रता, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सेकंड बैच की डेट क्या होगी, लेकिन जनवरी के लास्ट में बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स स्पेशल 2, उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मंडे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, खास तौर पर ये 4 ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलूंगा मैं। उसके बाद वक्त पे डिपेंड करेगा कि इसमें कुछ और इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।